बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाज़िया कंवल। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें तबसरे और तज्ज़िये लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बहुत अच्छी खबर आपसे शेयर कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक विज़न के तहत, एक एजेंडे के तहत, अपने मंशूर के तहत जैसे ही हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ संभाली उस वक्त से लेकर आज तक मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने के हवाले से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे अभी माइलस्टोन्स जो है वो अचीव हो भी गए हैं, लेकिन येट मैनी अदर्स आर देयर येट टू अचीव। लेकिन जो अचीव हुए हैं उसमें फ़ॉरेन रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। ये दो जो है वो ख़ास तौर पर अगर हम देखें जिन्होंने जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा किया है, और इसको फिर बाकायदा मोहर सब्त की है फवाद चौधरी साहब जो कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उनके ट्वीट ने भी। और यही कहना था कि बहरहाल अब पॉलिसीज़ का समर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जो मुतालबा किया है कि जनाब ज़ाइनोफोबिया, इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो अक़वाम आलम को आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये तमाम के तमाम तासुबात जो हैं वो ख़त्म हो सके। बिल्कुल। और इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से, जिसके तहत आसान कर्ज़ों की फ़राहमी का एक सिलसिला जारी है, इस पर बात करेंगे। और कुछ जिक्र कोरोना सूरत हाल का भी करेंगे। कोरोना की सूरत हाल बेहतर हो रही है, हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं वो अपना असर दिखा रही हैं, मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं, केसेज़ में कमी हो रही है, वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी इजाज़त से मैं बिल्कुल। चाहूँगा कि हम वही अच्छी खबर से नाज़रीन आगाज़ करें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक विज़न के तहत, मंशूर के तहत जो है वो आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आए। और अब ये जो इजलास इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसकी फुटेज इस वक्त आपके सामने है, वो है जनाब तरसीलात ज़र, फ़ॉरेन रेमिटेंसेज जिनको हम कहते हैं, उसमें इजाफे के हवाले से इजलास की सदारत हुई है। अब इजाफे के बाद अब कौन कौन से इंसेंटिव्स मजीद दिए जा सकते हैं, यानी यहाँ पर ही नहीं रुकना है, इससे आगे बढ़ना है। अभी तरसीलात ज़र में बहुत ज़्यादा इजाफा एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है, वो अपने पैसे अगर यहाँ पर भेजेंगे प्रॉपर लीगल तरीके से, डॉक्यूमेंटेड तरीके से, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। क्योंकि नाजिया, इससे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा बिल्कुल। होता है, फ़ॉरेन करेंसी में इजाफा होता है, और यही वो चीज़ है जो कि करंट अकाउंट को भी बिल्कुल मैटर करती है, और उसके साथ साथ आपकी मईशत को ओवरऑल उसमें इजाफा और बढ़ोतरी देती है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से अगर हम बात करें जी। रिजवान, तो उसकी मद में भी जो बैरून मुल्क से सरमाया आ रहा है पाकिस्तान, उसका आना भी खुशाइंद है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि कोरोना सूरत हाल में अगर ख़ास तौर पर हम देखें तो तमाम दुनिया की मईशतें मुतासर हुई, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपनाई और जो इकदाम उठाए गए, उसमें कोरोना सूरत हाल के बावजूद एक बड़ा बहरान था, नो डाउट। इसके बावजूद जो मईशत है उसको मुस्तहकम किया गया। जी नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर करें, रावलपिंडी लेकर चलते हैं। शेख रशीद वहाँ पर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। कोई आदमी पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि जिस शख्स को इमरान खान ने 15वीं वजारत दी, उस पे इन्वेस्टमेंट में से लेके रेलवे तक कभी ये इल्जाम लगाओ कि वो किसी करप्शन में मुलव्वस था, बददयानती में मुलव्वस था। बाकी मैंने इस शहर में, मुझे फख्र है, हैदर अली जैसे अजीम और गरीब इंसान को मेयर बनाया। जब करोड़ों करोड़ों रुपए में मेयर बनते थे, और जब इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर ने हैदर अली से पूछा कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, उसने कहा मैं कभी बैंक ही नहीं गया। इतना अजीम इंसान था वो। अपने सब्जी मंडी में छाबड़ी लगाता था लोगों, उसे मैंने इस शहर में अल्लाह के हुक्म से मेयर बनाया। और एक शख्स जो यहां रिक्शा चलाता है, इमरान खान से उसको टिकट दिलवाया कि वो बल्ले का उम्मीदवार हो, ताकि ये ना कहा जाए कि लाल हवेली जो है ये बड़े लोगों के साथ चलती है, लाल हवेली गरीबों के साथ चलती है, लाल हवेली आम लोगों के साथ चलती है। मैं इश्तियाक बुखारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, इस्माइल शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, और कल तक कुछ और लोग भी कागज़ वापस लेंगे। मैं कश्मीरियों आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर में सियासत की थी, आज़ाद कश्मीर में कभी नहीं की।
मैं हब्बा कदल से जैनदार मोहल्ला से लेके रामबाग तक उस कश्मीर का बच्चा बच्चा शेख रशीद की तस्वीर लगाता है सीने में। मैं ऐलान करता हूं कि इमरान खान के एक वर्कर की हैसियत से पाकिस्तान की आजाद कश्मीर की भी आज से सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान करता हूं। बस कोई नारा नहीं, कोई नारा नहीं। मेरे भाइयों, आज जब मैं कश्मीर कॉलोनी के हालात देखता हूं, जब मैं डालडा सराय के हालात देखता हूं, जब मैं दमदमा मंदिर के हालात देखता हूं, जब मैं अकालगढ़ के हालात देखता हूं, जब बाग सरदारा के हालात देखता हूं, मेरा दिल आंसू होता है। 70 साल गुजर गए, इनको किसी ने मलकियत के हकूक नहीं दिलाए। इनको कराए के मतरूका जायदादों में रखा हुआ। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के दिन इमरान खान के कैंडिडेट की हमायत में आपसे वादा करता हूं, ये सारी मतरूका इमलाक की जायदादें रावलपिंडी में नीलाम कर दूंगा, नीलाम कर दूंगा, नीलाम कर दूंगा। और कल मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा 2 दफा, मैंने कहा फौरन इफ्तिताह करो नारा लई का, वरना हमने अल्लाह के फजल से जब हम सियासत में आए, तालीम में हमारा 27वां 28वां नंबर था। आज बच्चियों की तालीम में हम नंबर 1 है। आज पाकिस्तान में हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई अल्लाह के हुक्म से शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। वो घर में कहती है बाबा शेख रशीद को वोट देना है, बल्ले को वोट देना है। आज मेरे भाइयों, इमरान खान ने कल जो ऐलान किया है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर अमेरिका को जारहियत के लिए अड्डे नहीं देंगे, सारी कौम इमरान खान के इस फैसले का खैर मकदम करती है। सारी कौम जब इमरान खान ये कहता है कि अफगानिस्तान में हम पीस चाहते हैं, मैं गो के अशरफ गनी साहब का या अब्दुल्ला का या डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान रशीद अनस का या इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान अब्दुल सत्तार का या उस्ताद अता मोहम्मद का, मैं सबको यह पैगाम इमरान खान का देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो बात इमरान खान ने कही है कि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की तरक्की अफगानिस्तान से वाबस्ता है। हम अफगानिस्तान में अमन देखना चाहते हैं। और पिंडी के लोगों, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर दाखिला वाना से लेके शमाली वजीरिस्तान से लेके जनूबी वजीरिस्तान से लेके अंगूर अड्डा तक हर बॉर्डर पर गया है। और सारे बॉर्डरों को हम अल्लाह के फजलो करम से वजारत दाखिला सील कर रही है ताकि दहशतगर्द इस तरफ आम सड़क से ना आ सके। ईरान के साथ भी हम सरहद को 40% बंद कर चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ 88% बंद कर चुके हैं। और ये ईरान के साथ भी सरहद हम 44% जो है इसको इस साल में 100% बना देंगे। और मैंने पूरी कोशिश की पिंडी के लोगों कि इस शहर में शराफत की सियासत हो। अगर किसी आदमी का हक, किसी आदमी की जायदाद, किसी गरीब डेंटर, पेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, मोची, दर्जी, धोबी, नाई यहां गर्दन उठा के चल सकता है कि हम गरीबों के तर्जमान हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी से इस्लामाबाद लेकर आते हैं आपको, जहां वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। नुमाया भी कर सकते हैं मीडिया में, और बल्कि उनके लिए एक रहनुमाई का ज़रिया भी बड़े अच्छे अंदाज से जो है वो बन सकते हैं। और जिस तरह आपके इल्म में है
कि हमारा रियासत का चौथा स्तून जो है वो मीडिया है, और यकीनन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो आज जहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल का आगाज़ है वो बतौर एक स्पोर्ट्समैन के तौर के ऊपर हुआ और बतौर एक क्रिकेटर के तौर के ऊपर हुआ। आज पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के हवाले से वो एक अजीम लेजेंड के तौर के ऊपर जो है वो जाने जाते हैं, और उसमें भी जो हमारे ना सिर्फ इंटरनेशनल के अलावा जो हमारे पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनका एक बड़ा अहम किरदार है, रोल है। जहाँ तक रही बात आपकी जो मसाइल हैं उनके हवाले से जो हम फोकस कर रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इन्होंने भी बताया, यकीनन हमारी जो मुतलका सूबों में जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यहाँ हमारी आईपीसी जो मिनिस्ट्री है वो यकीनन इसके अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से एक एक्टिव प्लान लेकर आएंगे। लेकिन बतौर एज ए वज़ीर मुमलिकत बराए नशर व इत्तलात व नशरियात, मैं ये हमारी एक कोशिश है कि हम अपने जो सहाफ़ी हैं इन सहाफ़ियों की वेल बीइंग के लिए हम कुछ इक़दामात करें। जो हमारा फ़ोकस है वो सबसे पहला फ़ोकस ये है कि बहुत सारे हमारे ऐसे सहाफ़ी इंडक्ट हुए हैं, यंग सहाफ़ी भी हैं जिनको आज तक जो है किसी हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है घर बनाने का मौका नहीं मिला। आप लोगों को हम उस स्कीम के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करें और आप लोगों के लिए हम ऐसा सहूलत बनाएं जिससे आप लोग जो है वो अपने घर के जो है वो मालिक बन सकें। इसी तरीके से जो हेल्थ कार्ड है वो आप लोगों को भी मिलना चाहिए। आप भी फ्रंट लाइनर हैं, कोविड के दौरान भी आप लोग काम करते रहे हैं, खेल के मैदानों को रिवाइव करने के हवाले से भी आप लोगों का बड़ा एक अहम किरदार है। तो हमारा जो हेल्थ कार्ड है उसके अंदर हम आपको शामिल करें। और इसी तरह जो कामयाब जवान हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत हम इस मुल्क के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये एक मिशन है कि हम जो है वो जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स जो है वो पैदा करना चाहते हैं। तो उस हवाले से कामयाब जवान के अंदर हम अपनी जर्नलिस्ट जो हमारे सहाफ़ी हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, उनको साथ शामिल करना चाहते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बने और उनको भी हम मैक्सिमम इसके अंदर स्कीम से अकोमोडेट करें ताकि वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और इसी तरीके से जो आपके रोज़मर्रा के मामलात हैं, जो आपके मसाइल दरपेश होते हैं उनका भी हम हल करें। आपके इल्म में है कि जो हमारे प्रेस से वाबस्ता सहाफ़ी हैं उनके लिए एक फ़ोरम मौजूद है ITNE का कि वो वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उसकी भी गो के 10,500 केसेस में सिर्फ 786 केसेस को डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं, बाकी बहुत बड़ी तादाद में केसेस वहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ी हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके पास अपने ग्रेवेंसेस को किसी जगह पर रजिस्टर करवाने का कोई फ़ोरम ही मौजूद नहीं है। तो हम जो अभी कंसल्टेशन कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, तो उसमें हम एम्पावर करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको भी, और जो प्रिंट से वाबस्ता सहाफ़ी भी हैं, कि अगर आपकी कोई शिकायत है, आप लोगों का कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो ना सिर्फ वो एड्रेस हों बल्कि एड्रेस होने के साथ साथ जो हमारी जो मीडिया काउंसिल है, जो हम उसमें अगर आगे फर्दर मीडिया ट्राइब्यूनल्स लेकर आना चाहते हैं, तो वो इतने एम्पावर्ड हों कि वो आपकी जहाँ इख्तिसाल हो रहा हो, जहाँ आपकी हक तलाफ़ी हो रही हो, वहाँ पर वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो करवा सकें। तो चूँकि आज हम बिल्कुल चूँकि आज इंटरनेशनल हमारा जर्नलिस्ट का स्पोर्ट्स डे है, तो स्पोर्ट्स डे भी हम इसी खुले मैदान में मना रहे हैं। और जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स डे आज का जो हमारा ये टेनिस कोड है, और इसी में जो हमारी एक कुदरती माहौल है, कुदरती इन्वायरमेंट है, उसी के हिस्सा हैं, उसी में शामिल हैं। तो बस मैं आप लोगों को ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत और वज़ारत इत्तलात व नशरियात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख़ास तवज्जो है और ख़ास उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने जो हमारा जो सहाफ़ी तबका है, जो जर्नलिस्ट हैं, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए
हमने ऐसे मुस्बत इक़दामात लेने हैं जिससे अमली तौर के ऊपर जो है वो आपको उससे फ़ायदा हो। और सेकेंडली आपके इल्म में होगा कि जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशंस प्रोटेक्शन बिल जो है वो हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद उसको कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पार्लियामेंट के अंदर पेश हो चुका है, जो कि अब पार्लियामेंट की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है जिसको बिलावल चेयर करते हैं वहाँ पड़ा है। तो मैं उनको भी कहूँगा कि इस कमेटी का इजलास जो है वो फौरी तौर के ऊपर बुलाएं और बुलाकर जो है हमारा जो जर्नलिस्ट मीडिया प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन बिल है इसको जल्द से जल्द जो है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास करके रिपोर्ट जो है वो असम्बली में लाई जाए, ताकि आइंदा आने वाले इजलास में हम इस बिल को भी पास करें, जहां पर आपको आप ही के नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो है कमीशन फराहम किया गया है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाएगा। और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जितनी भी कोशिश है वो कोशिश है कि मुल्क को हमने बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि कोविड की सूरत हाल के बावजूद हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। कहाँ आप भारत देखें, हमारे हमसाया मुल्क है, उनकी इकॉनमी -7.7 के ऊपर है। यूएस की इकॉनमी माइनस के इकनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी है उनकी वो माइनस के अंदर है। और यूके की जो है जीडीपी ग्रोथ वो माइनस के अंदर है। पाकिस्तान इंशाल्लाह अभी ये नंबर्स फाइनल आएंगे तो हम 4% से भी ज़्यादा होंगे। और कल ही हमारी एक्सपोर्ट्स का डेटा आया है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा नहीं हुआ, जो एक रिकॉर्ड कायम हुआ है हमारा, $25 बिलियन से क्रॉस कर गई हैं हमारी एक्सपोर्ट्स। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड एक साल के अंदर जो है वो डॉलर इनफ्लोज़ आए हैं, चाहे वो तरसीलात ज़र के ज़रिए हों, इस महीने का भी जून का डेटा भी आ जाएगा, लेकिन पिछले जो 11 माह का डेटा था तो $27 बिलियन यहाँ पर आए हैं। तो उम्मीद है कि ये $29 बिलियन को क्रॉस करेगी हमारी तरसीलात ज़र, और हमारी $25 बिलियन की जो हमारी तकरीबन एक्सपोर्ट्स हैं और तरसीलात ज़र को अगर आप ऐड कर लें और उसमें $1.5 अरब का आप जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो ऐड कर लें तो ये $55 बिलियन से क्रॉस कर गए हैं जो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर इनफ्लोज़ आए हैं। और जो IMF की प्रोजेक्शंस थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $7.5 अरब के ऊपर होगा, तो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस पोस्ट किया $800 मिलियन के ऊपर 11 माह में। अभी जो कंक्लूड होगा साल जो हुआ उसके नंबर्स भी सामने आ जाएंगे। हमारा जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है PMLN के दौर में 3842 अरब रुपया जमा हुआ था, जिसमें रिफंड्स रोके हुए थे, जिसमें $60 अरब की इंपोर्ट्स के ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स लिया गया था वो शामिल था। इसी तरीके से उसमें हमारी आखिरी साल एमनेस्टी स्कीम भी शामिल थी, उसका पैसा भी शामिल था। लेकिन हमने जो पिछले साल हमारा टैक्स कलेक्ट हुआ था उससे हमने 18% टैक्स जो है वो ज़्यादा कलेक्ट किया। हमारा नेट टैक्स कलेक्शन 4732 अरब जमा हुआ। रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख़ में इतने रिफ़ंड्स जो है वो कभी वापस नहीं किए गए। एक्सपोर्टर्स को 251 अरब रुपया वापस किया गया है और इसमें एडवांस टैक्सेशन की कोई बड़ा हिस्सा जो है वो शामिल नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे मुल्क का टैक्स बेस भी बढ़ेगा, ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स नेट के अंदर आएंगे, रियासत के पास वसाइल भी मौजूद होंगे और वो वसाइल मुनसफ़ाना तौर के ऊपर तकसीम होंगे। जिस तरह इस बजट में 900 अरब रुपए की PSDP रखी गई है, तो उसमें हमने फोकस किया है। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नेशनल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए हैं, ज़राअत से खुराक तक, जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती ज़रूरी है डिफेंस साइड के हवाले से, इसी तरीके से फूड सिक्योरिटी भी उतनी ही ज़रूरी है कौमी सलामती के हवाले से। कहाँ हम पिछले 30-35 साल से दालें जो है वो गैर ममालिक से इंपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ हमारे ही मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है जो वही दालें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी पैदावार यहाँ बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर पाम ट्रीज़ हमारा जितना ये सिंध के अंदर जो कोस्टल साइड है वहाँ लगाए जा सकते हैं। जैतून जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील होगा इस्तेमाल के हवाले से, बल्कि एक्सपोर्ट कर सकता है। जिस तरह स्पेन है, इटली है, दीगर ममालिक हैं,
इसी तरीके से लाइफ स्टॉक के हवाले से, दूध की पैदावार के हवाले से, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रूट्स हैं, एग्री मॉल्स का कंसेप्ट है, तो पूरा एक प्लान वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो पेश किया है। उसके ऊपर अमल दरामद हमने शुरू कर दिया है। ये डेकेड ऑफ डैम्स है। हमें पाकिस्तानियों को बिजली नहीं चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए। और पिछले 50 साल से मुल्क में डैम्स नहीं बनाए गए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख़ुसूसी तवज्जो है डैम्स के ऊपर। चाहे वो आप देखें मोहम्मद डैम का दौरा उन्होंने किया, 35 से 40% काम उस पर मुकम्मल हो चुका। बहुत सारे आपके सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे जो यहाँ भी मौजूद हैं, उन्होंने उसकी तामीर के काम को तेज़ी से देखा। इसी तरीके से दासू डैम 4200 मेगावाट बिजली वहाँ से पैदा होगी। फ़र्स्ट फेज़ में 2100 मेगावाट बिजली आएगी, उस पर काम तेज़ी से जारी है। दिया मीर भाषा डैम 4500 मेगावाट बिजली वहाँ पर आएगी, उस पर काम जारी है। ये क्लीन एनर्जी है, और आप देखें कि बड़ी तादाद में इन मंसूबों के ऊपर काम हो रहा है। एहसास प्रोग्राम है जो हमारा वनरेबल तबका है उसके ऊपर हाथ रियासत रख रही है। और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। 40 से 60 लाख ख़ानदानों को हम ख़तः गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाना चाहते हैं। उनको बिला सूद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार 5 लाख रुपया उनको कोई छोटा काम शुरू करने के लिए कर्ज़ फराहम किया जाएगा। 20 लाख रुपया बिला सूद उनको कम लागत वाला अपने घर की छत बनाने के लिए जो है लोन फराहम किया जाएगा। उनमें से एक घर के एक शख्स को जो है वो हुनरमंदी की तालीम दी जाएगी, हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो सकें। तो हमने ना सिर्फ अपनी जो पुअर तबका है उसका ख्याल रखना है एहसास प्रोग्राम के तहत, और उसके साथ साथ हमने उनको उस पॉवर्टी से बाहर भी निकालना है, उनकी माशी इस्तेदाद को भी बढ़ाना है ताकि वो लोग अपना जो पाँव के ऊपर जो है वो खड़े हो सकें। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक पूरे कम्प्रीहेंसिव पैकेज के ऊपर, पूरी कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर मुल्क को इकनॉमिकली ऊपर उठाना है। दूसरी जानिब जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो हमारी इंसान है, उनको भी हमने इकनॉमिकली जो है वो मजबूत करना है ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और जैसे मुल्क ऊपर जाता है उसी तरीके से उसकी स्पोर्ट्स भी ऊपर जाती हैं, स्पोर्ट्समैन भी ऊपर जाते हैं। और हमने जो हमारा स्पोर्ट्स का निज़ाम है, जहाँ जिस हवाले से यहाँ पर बात की गई थी, उसको भी ठीक करना है, और इस हवाले से भी उनकी ख़ुसूसी तवज्जो भी है, और इस हवाले से एक पूरा कम्प्रीहेंसिव इंशाल्लाह हम एक लाया अमल भी लेकर आएंगे, आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे। देखें, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने कौमी सलामती के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एक पॉलिसी स्टेटमेंट बड़े वाज़े अंदाज से दी, और शायद कम ही हुआ होगा पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसे कम मौके आए होंगे जहां पर किसी चीफ़ एग्जेक्टिव ने, किसी वज़ीर आज़म ने इतनी क्लैरिटी के साथ पूरी कौम की खुददारी का और मुल्क की सालमियत का जो है वो मुकदमा पेश किया होगा बड़ी क्लैरिटी के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कौमी क़यादत जमा हुई एक जगह के ऊपर और उनको इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया गया, जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज की इनखला के बाद की जो सूरत हाल है और उसके बाद आने वाले जो दरपेश मुमकिन चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उस मौका के ऊपर तमाम लीडरशिप भी मौजूद थी, पार्लियामानी लीडर्स भी मौजूद थे, दिफाई और जो हमारी सिक्योरिटी कमेटीज़ हैं उनके लोग भी मौजूद थे। जहाँ तक रह गई बात वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, तो उसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। और स्पीकर साहब से अगर किसी ने बात की है तो वज़ीर आज़म साहब तो हर फोरम के ऊपर जो है वो आने को तैयार हैं। अगर किसी जानिब से ये मामला आया था तो उसके ऊपर जो है वो स्पीकर साहब की ही उनके साथ को बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो है कौमी सलामती के हवाले से पूरी कौमी लीडरशिप को जो है वो साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं, और उनका वो इस हवाले से उनको आगाह भी किया गया। और इस हवाले से जो भी कौमी पॉलिसी बनी, चाहे वो हमारी सिविल और अक्सरी क़यादत ने वहाँ पर बयान की, वो ऑलरेडी वज़ीर आज़म साहब के जो है वो इल्म में।
देखें, बात ये है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उनको इस उम्र के अंदर बहुत सारी जो है वो बीमारियां लाहक होती हैं और हॉस्पिटल्स में भी आना जाना होता है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो जो भी पाकिस्तान के अंदर बीमार है उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर भी एक तकरीर की थी, उस कौमी असम्बली की तकरीर में हमने इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से दावत तो ज़रूर दी थी, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा एक इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है उसके हवाले से भी उन्होंने जो है वो बड़ी कैटेगोरिकली बात की थी। तो मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी जारी रहेगा और जो कौमी अहमियत के मामलात हैं उसमें मुशावरत का और सबको साथ लेके चलने का मामला भी साथ है। फरूख साहब, जैसे अभी आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जैसे कि आप कहें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर की बात की जाए, मरियम नवाज़ की बात की जाए, उनकी कोशिश होती है कि बाहर लंदन चला जाए और जो लंदन में बैठा जो साबिक़ वज़ीर आज़म है मकबूल इश्तियारी है, उसको पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी, कैसे लाएंगे? देखें, बात यह है, लंदन में बैठ के तो आप अल्ताफ़ सेंटू ही बन सकते हैं और अब तो अदालत का भी फ़ैसला आ गया, उनकी अपीलें भी मुस्तरद हो गई और उसी अदालत से फ़ैसला आया जिस अदालत ने अपीलों की दरख्वास्तें जब दायर हुई तो इन फ़ैसलों को मुअत्तल किया था और एक केस के अंदर उन्होंने उनको इलाज करवाने के लिए जो है वो ज़मानत दी। वो ज़मानत भी ख़त्म हो चुकी हुई है, वही अदालत इनको इश्तिहारी भी करार दे चुकी है। उसी अदालत के फ़ैसले के तहत इनकी सज़ाएँ बहाल हो चुकी हैं। तो लिहाजा अब इनके पास किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है मुल्क से बाहर रहने की। तो मरियम ने तो ये कहा था कि अगली फ़्लाइट में वापस बुला लूँगी। तो नवाज़ शरीफ इसका मतलब सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और अब तो डॉक्टर अदनान भी पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, तो नवाज़ शरीफ को भी वो वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए अपने मौलज के पीछे। फरूख साहब, जैसे अभी आपने फरमाया कि इस उम्र में बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तो जो जिनको बाहर बीमारी के नाम पे भेजा गया उनको वापस लाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखें, जहाँ तक तो रह गई बात किसी मुल्क के साथ हमारे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के और उसके हवाले से जो माहदे हैं उनके ऊपर भी तमाम जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर गौर हो रहा है और उनको भी हम जो मुमकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल है कि फिर मरियम सफदर के पास या इनकी पार्टी के पास सियासत का या कानून और आइन की हाकमियत का ये जो आए रोज़ हमें दर्स देते हैं, इसका अखलाकी जवाज़ क्या बाकी रह जाता है? देखें ना, जब इनको ट्रायल का मौका मिला, फेयर ट्रायल का मौका मिला, बेशुमार तारीखें इन्होंने पेश हुए, वहाँ से इनको अदालतों से जो है वो सज़ाएँ हो गई। अब अगर ये कानून से जो है वो भागकर जो सज़ा हुई है, नवाज शरीफ जुडिशल कस्टडी में थे और जिस किस्म का उस वक्त माहौल बनाया गया, जिस किस्म के सवालात हमसे किए जाते रहे, हमें ये कहा जाता रहा कि भाई आप ज़मानत देते हैं इनकी ज़िंदगी की, किसी की ज़िंदगी की तो ज़मानत नहीं दे सकता। आपको तो ये नहीं पता अगले पल कोई इंसान के सांस हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जेलों में बहुत सारे लोग सज़ा याफ्ता ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बीमारियाँ लाहक होंगी, उनका इलाज वहीं पे हो रहा है। तो लिहाजा इनको भी चाहिए कि ये वापस आएँ, अदरवाइज़ जो है इनके पास किसी किस्म का कोई जवाब जो है वो बाकी नहीं बचता और ये फिर सर्टिफाइड जो है वो भगोड़े होंगे, सर्टिफाइड जो है वो इश्तिहारी होंगे और सर्टिफाइड जो है इनके ऊपर एक हमेशा हमेशा के लिए स्टैंप लग जाएगी कि ना ये कानून को कुछ समझते हैं, ना ये आइन को कुछ समझते हैं। तो साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि इस उम्र में बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तो क्या ओपोजिशन में जब आप हों या जब आपके ऊपर केसेस हों नैब के, करप्शन के, तो ऐसे में भी बाहर जाना कोई इसे बीमारी समझा जाए? देखिए, बात यह है कि बीमारी तो एक बहाना होती है ना, बीमारी तो एक बहाना है। असल में तो जो है वो राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं कि हमें ये जो बात की गई कि हमारी जान की प्रोटेक्शन दे दी जाए तो हम पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। वो प्रोटेक्शन क्या है? वो प्रोटेक्शन ये है, आल बचाओ, खाल बचाओ, माल बचाओ। वो यही है, वो ये चाहते हैं कि भाई आप नवाज़ शरीफ को NRO दे दें कि वो जेल नहीं जाएंगे, उनके ऊपर लूटे हुए पैसे का उनसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा, तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यही लोग जो हैं वो इस उम्रों में जब इक़्तिदार में आते हैं तो मैराडोना फुटबॉलर की तरह जो है भागते नज़र आते हैं। बीमारियां तो उस वक्त भी होती हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो इनको शायद जब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त लाहक ना हो। तो फिर जब बात होती है इस हवाले से, फिर ये कहते हैं जी कि हमारी
बीमारियों के ऊपर ये बात करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने भी तो बीमारी को जो है वो एक एस्केप बोर्ड बनाया हुआ है अपने लिए कि जब कोई मामला ऐसा होता है तो बीमारी को सामने ले आते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम मेक श्योर करेंगे कि कानून की जो है वो हाकमियत कायम हो और जो अदालती फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों के ऊपर भी अमल दरामद हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का किरदार इंतहाई अहम है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तमाम मसाइल से आगाह हैं और इन मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। कोशिश है कि सहाफ़ियों की फ़लाह के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड और कामयाब जवान प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहते हैं ताकि वो इन प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जनाज़िन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुश आमदेद कहते हैं। कुछ बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी आपसे शेयर किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की तरफ से बिल आखिर ये बात जो है वो उठी है, वो ये कि इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती जिसे रेसिज़म यानी जिसको कहा जाता है, और इसके भी बहुत बड़े अगर देखा जाए तो इसको मंजर आम पर लाने वाले हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही हैं। और उसके साथ साथ ज़ाइनोफोबिया, जो कि ये कहा जाता है कि यहूदियों से नफ़रत या जो एक ज़ाइनिस्ट एक एलिमेंट है जो जूडाइज़म के अंदर मौजूद है, उससे नफ़रत जो है वो उसका भी तदारुक जो है वो करने का कहा गया है। बिल्कुल जनाब, हम किसी से भी, इस्लाम तो बाकायदा तौर पर ऐसा मज़हब है कि वो किसी से भी नफ़रत या किसी से भी तासुब का कायल नहीं है। सब को मिलकर जीने का हक़ है इस दुनिया में, इस ज़मीन पर। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि किसी की नस्ल की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई उसके साथ तासुब ना बरता जाए। और नाज़िया, अगर हम अपने लास्ट एड्रेस ऑफ हॉली प्रॉफिट का जिक्र करें, जो कि आखिरी वो जो आइन कहलाता है इंसानी हुकूक का, कहा जाता है कि 1400 साल पहले दिया गया था। मैग्ना कार्टा तो 18वीं-19वीं सदी में जो है वो इंग्लैंड ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था। बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने कहा था कि तमाम इंसान बराबर हैं, सब आदम की औलाद हैं। रंग, नस्ल, मज़हब, दौलत, अमारत, ताकत, कमज़ोरी, सेहत, बीमारी, किसी भी किस्म की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर इंसानों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं बरता जाना चाहिए। तकवा इम्तियाज़ होना चाहिए, खैर इम्तियाज़ होना चाहिए, नेकी इम्तियाज़ होना चाहिए इंसान का। बिल्कुल रिजवान, और जहाँ तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, अगर हम देखें गुज़श्ता कुछ अर्से के दौरान, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी हर प्लेटफॉर्म पर बात की है कि इस्लामोफोबिया का तदारुक होना चाहिए। आलमी बिरादरी को अब इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि इस्लामोफोबिया से दहशतगर्दी के वाक़यात फिर बढ़ते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे अंदरूनी मसाइल मुख्तलिफ ममालिक में भी पैदा हो रहे होते हैं। और वहाँ पर जब हम सिचुएशंस देखते हैं, तो जब इस्लामोफोबिया के इस किस्म के वाक़यात सामने आते हैं, तो वहाँ पर एक मुनाफरत की सी सूरत हाल भी दिखाई देती है। तो उसको ख़त्म करने के हवाले से इक़दाम होने चाहिए। और यकीनन जैसा कि आज तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने भी कहा कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह बनता है यही इस्लामोफोबिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल दुनिया से ये ख़त्म होना चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म बिल्कुल जनाब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रोपेगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये इस्लामोफोबिया जनरल असम्बली का फ़ोरम हो, न्यूयॉर्क में ख़िताब हो, मीडिया टॉक हो, किसी चैनल से इंटरव्यू हो, इस्लामोफोबिया का जिक्र जो है, इवन हमारी अपनी कौमी असम्बली, हमारे पार्लियामेंट में खड़े होकर भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अभी 2 दिन पहले बजट सेशन में भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की है और इस पर बात मुसलसल होती रहनी चाहिए। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं एक और बहुत बड़े इंसेंटिव की, एक और बहुत बड़े अपने मैनिफेस्टो की वादों की तकमील के हवाले से जो बात हम हमेशा करते हैं मौजूदा हुकूमत की, उसकी वो ये है कि कामयाब जवान प्रोग्राम। कामयाब जवान प्रोग्राम किस तरह से इस मुल्क की यूथ को, क्योंकि यूथ का नाज़िया ये कहा जाता था कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर अपोजिशन में जब बैठे थे या 3 साल पहले की बात की जाए, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी वो यूथ थी इस मुल्क की। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू फॉर्चुनेट कंट्रीज़ जिसमें यूथ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में 60 से 62% पाकिस्तान में यूथ मौजूद है। तो अगर इतनी बड़ी तादाद किसी कैरिज़मा के पीछे भागती है, किसी को आइडियलाइज़ करती है, तो फिर डेफिनेटली उन पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, यानी हम बात कर रहे हैं हुकूमत की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सबसे बढ़कर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, कि यूथ ने उन पर एतमाद किया, लेकिन इन रिस्पॉन्स उन्होंने भी पूरी तरह से इस मुल्क की यूथ को जो है वो आगे ले जाने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, सेल्फ रिलायबिलिटी, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी कायम करने के लिए, बताने के लिए, देने के लिए
बहुत ज़्यादा काम किए हैं नाज़िया। बिल्कुल, और इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका आगाज़ भी किया गया। कामयाब जवान प्रोग्राम हमारे सामने मौजूद है। इसके अलावा रोज़गार की फ़राहमी के लिए फिर स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए। मकसद ये था कि स्कॉलरशिप्स उन तमाम जवानों को दिए जाएँ कि जो इसके लिए कैपेबल हैं, जो कैपेबिलिटी रखते हैं। फिर इसके अलावा नक़द वज़ाइफ जो हैं वो देने के साथ साथ हुनरमंद जो हैं नौजवान, उनको बनाने के लिए भी इक़दामात किए गए कि कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन ज़रूर दी जाए उन नौजवानों को कि जो किसी स्किल को फिर अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेरोज़गारी से बचा सकें, क्योंकि बेरोज़गारी भी एक बड़ा मसला है जिसको ख़त्म करने के लिए यकीनन हुकूमत इस वक्त अपनी काविशें जारी रखे हुए है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बेरोज़गारी की अगर बात की जाए, वैसे अफलातून ने, प्लेटो ने कहा था कि आप किसी मर्द को, किसी अपने अपने लड़के को जो है अगर तालीम देते हैं तो सिर्फ उसको तालीम दी है, अगर खातून को तालीम देते हैं तो पूरे ख़ानदान को तालीम दी है आपने। इसी तरह अगर एक मर्द को रोज़गार दिया जाता है तो उसको रोज़गार दिया जाता है, लेकिन अगर खातून को अगर आप सेल्फ रिलायबल बनाते हैं और उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए न सिर्फ जो सरमाया है वो फ़राहम किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, तरबियत दी जाती है, तो ये बहुत आगे तक मुआशरों की तरक्की का बायस बन सकते हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, कर्ज़ दिए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर बुटीक्स, ब्यूटी पार्लर, जो काम जो है वो ख़वातीन कर सकती हैं, ट्यूशन सेंटर है, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इनके लिए कर्ज़े दिए जा रहे हैं। और कर्ज़े देने में सबसे पेश जो है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत वो हैं जनाब फ़र्स्ट वुमेन बैंक, जिसका मकसद ही ख़वातीन को केटर करना है, ख़वातीन की बैंकिंग के हवाले से जो है वो मामलात को बेहतर करना है। तो द मोस्ट कंसर्न्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है शाहिदा जावेद साहिबा। आप सदर हैं फ़र्स्ट वुमेन बैंक की। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा जावेद साहिबा। वालेकुम सलाम। शाहिदा जावेद साहबा, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। रियली फीलिंग ऑनर्ड। अच्छा ये बताइएगा, राइट इन द बिगिनिंग जो नेचुरली एक सवाल बन रहा है, कर्ज़े दिए जा रहे हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को, यानी पर्टिकुलरली हम ख़वातीन को जो है वो सिंगल आउट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ख़वातीन को कर्ज़े दिए जा रहे हैं, किस तरह से ज़्यादा फैसिलिटेशन की जा सकती है, प्रोसीजर क्या है? यानी अगर एक खातून हमें देख रही है, गांव देहात में बैठी है, किसी और जो जगह पर मौजूद है, वो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा कि क्या प्रोसीजर हो सकता है कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। खातून अगर कर्ज़ा अप्लाई करे तो किन मराहिल से गुजर के उस तक कर्ज़ा पहुँचता है, वो पैसा पहुँचता है? सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्कीम शुरू की। ये नौजवान लोगों के लिए स्कीम है जिसकी उम्र 18 से 45 साल की उम्र के लड़कियों को और लड़कों को लोन दिया जाएगा। हमने फर्स्ट वुमेन बैंक ने स्टार्ट जो है पहला लोन एक खातून को दिया था जो 3 लाख का था, जिससे एक केबिन खोला था। केबिन से स्टार्ट हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता लोन की जो अमाउंट है 1 लाख से लेके 20 मिलियन 2 करोड़ तक है। और हमने छोटे छोटे पैमाने पे लोन स्टार्ट किया, जिस तरह गिलगित, कराची, लाड़काना, खैरपुर, बहरहाल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हमने लोन ये स्टार्ट कर दिया। हमारा लोन का जो अमाउंट आजकल है वो 3 लाख से 1 मिलियन तक, वरना 10 लाख तक है। छोटे पैमानों पे है, कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई भी ओवरड्यू में नहीं है, रेगुलर इंस्टॉलमेंट आती है, सारे लोग खुश हैं। और ये बुटीक, जिस तरह आपने 6-7 नाम दिए, स्कूल के लिए, बुटीक के लिए, पार्लर के लिए, और केबिन जो घरों में गाँवों में छोटी छोटी केबिन खोल के बैठी हैं, उनके लिए हमने ये लोन दिए हैं। सही। शाहिदा जावेद साहब, ये फरमाइएगा कि जिन ख़वातीन को कर्ज़ फराहम किए जाते हैं उनको क्या कैटेगराइज़ किया जाता है, या फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राइटेरिया क्या है जिसके बाद ये तय किया जाता है कि कौन सी ख़वातीन हैं जिनको कर्ज़ फराहम किया जाएगा? बेरोजगार औरतें हैं जो कि जिनको पहले कुछ भी नहीं पता था, ये बगैर गारंटी के ये लोन है। जब उन लोगों को पता पड़ा कि हमें लोन मिल सकता है, हम अपना रोजगार कर सकते हैं, तो हमने वो हमारे पास आई और उन बेरोजगार औरतों को हमने ये लोन दिया है। अच्छा शाहिदा जावेद साहिबा, आप क्या समझती हैं ये जो स्कीम शुरू की गई है ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से, कर्ज़ दिए जा रहे हैं, सब कुछ है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उस पर भी बात कीजिए कि एक तो ख़वातीन किस हद तक आप समझती हैं कि किस हद तक इंडिपेंडेंट हैं। ओके, आपने कर्ज़ का अमाउंट उनको दे दिया,
इस बात की क्या गारंटी है कि जो कर्ज उनको दिया गया है वो जिस मकसद के लिए दिया गया है वो खातून उसको पूरा करे? उस पर बहुत सारे और प्रेशर्स हैं, आप समझ रही होंगी कि मैं जिन प्रेशर्स का जिक्र कर रहा हूं, तो जरा शेयर कीजिएगा कि वो कैसे इंश्योर करते हैं आप। वो मैं 2-3 मिसालें दे दूं अगर आप जी जी मुझे इजाजत दें। जिस तरह हमने बार बार मैं बता रही हूँ, जरूर उनको दूसरे भी काम है, पर ये अपना खर्चा चलाने के लिए इम्पावर हुई हैं, चला सकती हैं, उन्हें चलाना आ रहा है। हम ऐसे लोन नहीं दे रहे हैं, बाकायदे विजिट कर रहे हैं। मिसाल के तौर एक औरत को कराची में हमने एक 3 लाख का लोन दिया, बना एक केबिन खोलने के लिए। जब हमारी उस ब्रांच की मैनेजर ने विजिट किया, वो चला रही है उस अपने गांव में, साथ साथ में बच्चे भी पाल रही है, साथ साथ में अपने घर के काम भी कर रही है। फिर हमने एक बड़ा लोन दिया 1 करोड़ 35 लाख का। उस औरत का एक मतलब गारमेंट फैक्ट्री थी, उसको उसने इस तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किया है, वो इन्वॉल्व हो रही है, वो बेवा औरत थी। एक लोन हमने दिया है गिलगत में, जो कि औरतें घरों से बाहर छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठी हुई हैं। ये एक अच्छा है, वो चला रही हैं, काम कर रही हैं। अच्छा जी जी नाजिया आप कीजिए। शाहिदा जावेद साहब ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, आप क्या समझती हैं कि जो नताइज हैं वो किस हद तक मुस्बत सामने आना शुरू हुए हैं, किस हद तक हेल्पफुल साबित हो रहा है ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर ख़वातीन को आगे आने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि ख़वातीन का सबसे पहला जो मसला होता है, उनको हौसला अफजाई की भी ज़रूरत होती है, फिर एक ऑप्शन की भी ज़रूरत होती है जिसको वो अवेल कर सकें, एक ऐसा ऑप्शन कि जिसमें मसाइल ज़रा कम हों और वसाइल ज़्यादा हों, उनके लिए आसानियाँ ज़्यादा हों। ये कामयाब है हमारा प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना जो कि हमने 10 लोन दिए थे एक शहर में, वहाँ हमने 50 लोन दे चुके हैं। एक दूसरे को जब पता पड़ता है तो वो लोग हमसे बाकायदे लोन लेने आती हैं। आप कह रही हैं किस तरह कामयाब? ये कामयाबी कम है कि जो औरतें घरों में बैठ के बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, आज वो पार्लर, ऐसे समझ लें कि बुटीक या एक दुकानें खोल के बैठी हुई हैं। अगर आप कहें कि मैं आप लोगों के साथ 1-2 स्टोरी शेयर कर सकती हूँ जो हम लोगों ने बनाई जी जी। वो एक स्टोरी ये है कि एक औरत जो घर में थी, उसको मियाँ ने मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर उनको तलाक दे दी थी। अच्छा। वो घर में बैठे 3 बच्चे पाल रही थी, जाहिर है माँ बाप के घर में कितने दिन, तो उन्होंने हमसे एक लोन लिया, लोन अप्लाई किया, हमने उसे दिया और वो अपना बिजनेस चला रही है। डे केयर सेंटर वाली औरत अपना डे केयर सेंटर चला रही है। एक एजुकेशन वाली वो अपना ट्यूशन सेंटर चला रही है। ये छोटे छोटे बिजनेस तो हो रहे हैं और हमने खुद ही इन्वॉल्व होके चेक किया है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसे लेकर कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ नहीं। इन जिस पर्पज के लिए लोन लिया गया है वो पर्पज हम देख रहे हैं, हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे टारगेट ऐसे नहीं अचीव हो रहे हैं। सही, चेक एंड बैलेंस का भी एक निज़ाम रखा गया है और कामयाबी से ये प्रोजेक्ट जो है वो जारी है। सदर फर्स्ट वेमेन बैंक शाहिदा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत तफसील से बात की कि किस तरह से जो कर्ज़ फराहम किए जा रहे हैं उनको मुतल्लिका ख़वातीन तक पहुँचाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है और फिर उसके फ़वाइद के हवाले से भी कुछ बात की गई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपसे शेयर करते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल्स 370 35A 5 अगस्त 2019 के बाद, वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिगरगूं होती जा रही है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िद से, हट धर्मी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इधर से ज़िद और हटधर्मी अगर पीछे नहीं हट रही है, कमज़ोर नहीं पड़ रही है, किसी प्रेशर को नहीं मान रही है, तो दूसरी तरफ हुर्रियत कायदीन जो हैं और जो कश्मीरी हैं उनका हौसला और अज़म जो है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैं तो खुश हूँ कि मेरी राह में बिछा कर कांटे, मेरी रफ्तार बढ़ा देंगे तेरे शहर के लोग। रफ्तार बढ़ती जा रही है और ऐसा ही कुछ हुआ है ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में किया है। उनका ये कहना है कि भारत के गैर कानूनी तौर पर जो ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाया जा रहा है उसको फौरी रोकना होगा। कोई तो आगे आए, कोई तो उसको रोके। हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब ने रिपोर्ट तैयार की है, आपसे शेयर करते हैं। नमाज जुमा के बाद फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के सामने
आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स और रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में शरीक अफराद ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर में भारतीय कब्जे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म-ओ-सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। एब्रिगेशन ऑफ 370 और 35A का खात्मा किया, वो वहाँ पे रियासत को आज भी एक क्रैकडाउन की सूरत में रखा हुआ है। हमारा मुतालबा दुनिया से मकबूजा कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत दिलाना, जिसकी जामन अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर की वो करारदादें हैं जो इस अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे आज भी मौजूद है। रोज़ बरोज़ उनके मुजालिम जो है बढ़ रहे हैं। 73 साल हो गए मकबूजा कश्मीर के अवाम को नहीं दिया जा रहा है। हमारा एक ही मकसद है, मकबूजा कश्मीर के अवाम को अपना हक दे जाए। जो हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, ये इस वजह से हिंदुस्तान कर रहा है कि कश्मीरियों को उनकी जो विल है, उनकी जो अज़म है, वो खौफज़दा हो जाएं, वो डर जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के साथ साथ मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए भी भारतीय मुजालिम जारी हैं। सहाफ़ियों को वहाँ पर उनके जो कलम की आवाज़ है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, और अगर कोई भी सहाफ़ी किसी हवाले से भी कोई भी इशू उठाना चाहे, ख़ासतौर पर इंसानी हुकूक के हवाले से, तो वहाँ पर लोगों की आवाज़ बंद कर दी जाती है, उन्हें जेलों में बंद किया जाता है, उनके जो गर्ज हैं, उनके एहलखाने हैं, उनको हरासा किया जाता है। मुजाहरे में शरीक कश्मीरी रहनुमाओं का कहना था कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराया जाए और भारत की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम को बंद कराया जाए। दुनिया मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर भारत की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालिम पर चुप क्यों है? इस्लामाबाद में आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से होने वाला एहतजाज आलमी बिरादरी की ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए मसला कश्मीर को हल किया जाए। इमरान नसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और रिपोर्ट में भी बड़ी तफसील से बात की गई कि अब मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए और इसके लिए किरदार अदा करना चाहिए उन तमाम तंजीमों को जो कि हमेशा से बात करती रही हैं इंसानी हुकूक की और मसला कश्मीर के हल की। अब उनको अमली इक़दाम उठा लेने चाहिए। जी नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वुमेंस का 2021-22 का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ी ख़बर है इस हवाले से कि उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर इमर्जिंग क्रिकेटर्स के हवाले से भी जो है उनको इंसेंटिव्स दिए गए हैं। कोशिश ये की गई है कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट पर फोकस करने का वक्त मिले, क्रिकेट पर फोकस कर पूरी तरह से जो है वो कॉन्सनट्रेट किया जाए। तो 20 एलीट क्रिकेटर्स के लिए ऐलान करदा फ़हरिस्त में कॉन्ट्रैक्ट की 3 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज समेत 3 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी शामिल कर लिया गया है। हमारे स्पोर्ट्स डेस्क के नुमाइंदे ज़िशान क़यूम इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो स्टूडियो में नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आ सके, लेकिन बहरहाल टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे बात करते हैं। ज़िशान, शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने का। जी रिजवान, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी, अब वी आर मिसिंग यू इन द स्टूडियो, लेकिन ज़रा ये शेयर कीजिएगा कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाया गया है पीसीबी की तरफ से, क्या है, कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई गई हैं, कौन कौन से क्रिकेटर्स रखे गए हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स 3 जो हैं वो कौन हैं? जी रिजवान, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है और 3 जो है वो कैटेगरीज उसमें उन्होंने रखी हैं, कैटेगरी A, B और C। इसके अलावा एक इमर्जिंग कैटेगरी भी रखी गई है। अगर मैं कैटेगरी A की बात करूं तो उसमें पाकिस्तान के कप्तान जो हैं बाबर आजम, उनको शामिल किया गया है और हसन अली जो कि जिन्होंने कमबैक किया है काफ़ी अरसे बाद और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगरी A में जो है वो प्रमोट कर दिया है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, जिनकी गुज़िश्ता जो है वो 1 साल से कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही है, उनको भी एक कैटेगरी में रखा गया है। और शाहीन शाह अफरीदी जो कि जिन्होंने पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, ये जो है ये 4 क्रिकेटर्स हैं जो कि पीसीबी ने इनको कैटेगरी A में रखा है। अगर हम कैटेगरी B की बात करें तो इसमें अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, फवाद आलम, शादाब खान और यासिर शाह को शामिल किया गया। हालांकि यासिर शाह जो हैं वो सिर्फ टेस्ट ही खेल रहे हैं, उनको वनडे और T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाता। कैटेगरी C में हमने देखा कि आबिद अली जो कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की टेस्ट टीम में एज ए ओपनर खेलते हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा इमामुल हक, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, नुमान अली और सरफराज अहमद को शामिल किया गया। सरफराज के लिए अच्छी खबर है कि उनको पीसीबी ने उनको काफ़ी अर्से से टीम में तो उस तरह से खिलाया नहीं जा रहा, लेकिन उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट में शामिल ज़रूर किया गया है। एमर्जिंग कैटेगरी भी रखी गई है इस दफ़ा, जिसमें इमरान भट्ट, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर जो हैं उनको शामिल किया गया है। शाहनवाज धानी का आप सब ने देखा कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से कितनी शानदार उन्होंने जो है वो PSL में बॉलिंग करवाई और एक ही इवेंट जो है वो PSL 6 का, उसी में उन्होंने जो है वो शोहरत हासिल करते हुए जो है वो कौमी
टीम में जगह बना ली है और इस वक्त वो दौरा इंग्लैंड के लिए जो और वेस्ट इंडीज़ के लिए जो है वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। उस्मान कादिर और उस्मान बट ने भी जो है वो डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उस्मान कादिर ने इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़बरदस्त दिखाई, इसी वजह से इनको एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा कैटेगरी ए, बी और सी में जो पीसीबी ने इनके माहाना आमदनी थी उसमें भी 25% इजाफे का ऐलान किया है, जबकि मैच फीस जो है वो टेस्ट, वनडे और T20 उसमें कैटेगरी ए की तो है वो इंक्रीज़ नहीं की गई, लेकिन कैटेगरी बी, सी और एमर्जिंग इनकी जो टेस्ट फीस है वनडे, टेस्ट और ODI की, और इनमें तमाम जो है उनकी जो इंक्रीज़ था मैच फीस उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। सही सही। ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं आपके कोई ऐसे भी खिलाड़ी हैं कि जिनकी कारकर्दगी पर अगर हम नज़र डालें तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में उनका जिक्र नहीं किया गया या लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया गया। हमारे पास वक्त चूँकि कम है, मैं चाहूँगी कि मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को उन खिलाड़ियों के हवाले से भी बताएं, क्या कोई ऐसे खिलाड़ी भी हैं? देखिए, उस तरह से तो कोई खिलाड़ी नहीं है। आप जो भी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता एक साल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उनको पीसीबी ने ज़रूर मौका दिया है। अगर हम मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो वो हमारी T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि इतलात ये हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ T20 खिलाता है और उनको कैटेगरी सी में शामिल करना चाहता है, लेकिन उन्होंने जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से इनकार किया और एक्सेप्ट नहीं किया। और हफीज़ का अगर मौक़िफ़ लें तो आमतौर पर वो यही कहते हैं कि वो किसी नौजवान खिलाड़ी की जगह नहीं लेना चाहते, जबकि अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स पर जाएं तो यही सुनने में आता है कि पीसीबी जो है वो हफीज़ को वो ए और बी कैटेगरी नहीं देना चाहता, सिर्फ सी में रखता है। इसी वजह से जो है हफीज़ ने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा नहीं लेते। ज़ीशान, एक मुख्तसर सा, हमें पैनल से कहा जा रहा है कि वाइंड अप करना है, लेकिन एक मुख्तसर सा शार्प जवाब चाहिए कि अमूमन जब भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आती है, ऐलान किया जाता है, कैटेगरीज बनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर आती है कि फलाना रह गया, फलाने को जो है वो इंक्लूड कर लिया गया। इस दफ़ा कोई ऐसी बात आ रही है? देखिए, फ़िलहाल आज ही अनाउंस हुई है, तो अभी तक तो ऐसे कोई आप कह रहे हैं ना कि मीडिया पे या सोशल मीडिया पे शोर नहीं मचा हुआ। ये इसके लिए तो मज़ीद 2-3 दिन लगेंगे। अगर कोई ऐसा प्लेयर जो कि समझते थे कि डिज़र्व करता था या डोमेस्टिक में जिसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इंटरनेशनल सतह पे भी वो टीम के जो है वो खेल चुका है, अगर वो उसने परफॉर्म किया और उसको नहीं शामिल किया गया तो बिल्कुल उसका नाम सामने आएगा और ये मज़ीद जो है कुछ सही जी, बिल्कुल उसका नाम सामने आएगा। ज़ीशान कयूम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कुछ बात जाते जाते जो है वो बल्तिस्तान की वादी की ज़रूर कर लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर स्कर्दू है, और स्कर्दू में सहरा सरफरंगा बाकायदा वहाँ पर जीप रैली भी होती है। सर्द सहरा कहलाता है, बहुत खूबसूरत है और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर अब बसंत का त्यौहार मनाया गया और उसने उसको और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। हमारे नुमाइंदे स्कर्दू से हैं, कासिम नसीम, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए सयाहों की जानिब से दुनिया के बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफरंगा में बसंत का रंगारंग मेला सजाया गया। मुल्क के बड़े शहरों में गर्मी के सताए लोगों की बड़ी तादाद ने इस मेले में शिरकत की और खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। पतंगबाजी में लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चों ने भी भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और सर्द सहरा में पहली बार पतंगबाजी के कामयाब तजुर्बे पर बेहद खुश नजर आए। शायकीन का कहना था कि हम आने वाले वक्तों में भी इस तरह के सेहतमंदाना खेलों को यहाँ रिवाज देंगे, जिससे जहाँ दुनिया भर में इस खत्ते की खूबसूरती उजागर होगी, वहाँ इस इलाके में सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। यहाँ पे कि बसंत का काइट फ्लाइंग का एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो उसका इनेकाद किया गया और माशाल्लाह ये एक एंजॉयमेंट का बहुत अच्छा एक मौका मिल गया। पंजाब में बहुत कंजस्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, प्रॉब्लम्स बनती हैं, लोगों की जानो माल ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन जिस तरह यहाँ पर वास्टनेस है, खुला एरिया है, यहाँ पर बहुत से मौके हैं टूरिज़म के, वहीं पे एक ये भी बड़ा अच्छा मौका है। और मैं गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान से ये अपील भी करूँगा कि वो एनुअली यहाँ पे बसंत फेस्टिवल या काइट फ्लाइंग फेस्टिवल को अगर यहाँ पे अरेंज करें तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। इस्लामाबाद से आए हुए यहाँ तो मुझे यहाँ पे पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये इवेंट एक तरह से बहुत कामयाब है और एक चीज़ हमें पता चले कि ये इवेंट अगर हम अपने एनुअल इवेंट्स में शामिल कर दें गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक हेल्पफुल चीज़ साबित होगी। बल्तिस्तान के मकामी सकाफती खेलों के साथ साथ मुल्की सतह पर मनाए जाने वाले इन त्योहारों के इनेकाद से हमारी हमजहत तहजीब और सकाफत को उजागर किया जा सकेगा। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, सरफरंगा, स्कर्दो।
जनाब बिल्कुल, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। सरफरंगा दरियाए इंडस यानी दरियाए सिंध जो है, माइटी इंडस जो स्कर्दू में नज़र आता है, उसके बिल्कुल जो है वो साहिल पर, उसके बिल्कुल किनारे पर जो है सरफरंगा बहुत बड़ा डेजर्ट है। यानी हैरानकुन है कि पहाड़ भी है, दरिया भी है और सहरा भी है। यानी तीनों चीज़ें जो कि कुदरत की फितरत के शाहकार कहे जाते हैं, वो एक ही जगह पर आपको इकट्ठे नज़र आते हैं और वो है स्कर्दू। वो जगह है स्कर्दू, स्कर्दू शहर बिल्कुल उसके साथ ही सरफरंगा है और उसको मज़ीद अब डेवलप भी किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक, नाजिया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।